आप लोगों के लिए आ गया है क्लास 12 हिंदी कोर आरो गद्य खंड का वन शॉट वीडियो। और ये जो हमारा आज का वन शॉट वीडियो है, यहाँ पर हम लोग गद्य खंड के हर एक चैप्टर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को पार्ट 11 से लेकर पार्ट 18 तक का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को देख लीजिए पार्ट 11 से लेकर पार्ट 18 तक बताने वाला हूँ, यानी पूरा का पूरा गद्य खंड बताने वाला हूँ। देखिए, मैं चाहता तो अलग अलग भी वीडियो आप लोगों को दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई एक ही वीडियो में दे दिया जाए। आप लोग 1000 वीडियो का एक खोजिएगा झूठे मूठे का, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक ही वीडियो में हर एक चैप्टर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों को बता दिया जाए। और ये जो पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं, जो नोट्स आप लोग देख पा रहे हैं, इसको भी मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा और आप लोगों को वीडियो भी मिल जा रहा है। तो आप लोगों को जैसे अच्छा लगे, पीडीएफ से मन है तो पीडीएफ से पढ़िए, वीडियो से मन है तो वीडियो से पढ़िए, आप लोगों की मर्जी, जैसा चाहे आप लोग वैसे करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं पार्ट 11, और पार्ट 11 का नाम है भक्तिन, और इस पार्ट के लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, याद रहेगा, भक्तिन के लेखक का नाम क्या है भाई? महादेवी वर्मा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहां पर हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि भक्तिन के जेठ जिठोतों का क्या लालच था? इसका उत्तर हो जाएगा कि भक्तिन के जेठ जिठोतों का यह लालच था कि भक्तिन की सारी संपत्ति अपने नाम करवा लें, मतलब भक्तिन का जितना भी संपत्ति था सारा संपत्ति अपने नाम करवा लें और भक्तिन और उसकी बेटियों को घर का नौकर बना दिया जाए। ठीक है भाई, घर का नौकर बना दिया जाए। आप यहाँ पर चाहे तो काल लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। घर का नौकर बना दिया जाए, फिर घर नौकर बना दिया जाए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। यानी उनका मकसद क्या था कि भक्तिन का जो भी संपत्ति है उसको हड़प लेंगे और भक्तिन और उसकी जो बेटियां हैं उनको घर का नौकर बना देंगे, ये उनका मकसद था। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा आंसर, नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध था? अगर एक्चुअल में देखा जाए तो भक्तिन लेखिका के घर में काम कर रही थी, ठीक है, लेकिन इन लोगों का जो स्वामी या फिर जो सेवक वाला जो रिलेशन होता था ना, वैसा नहीं था। यहां पर उत्तर देखिए, लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था, एक जैसे मालिक और जैसे नौकर के बीच का जो संबंध होता था ना, उस प्रकार का संबंध नहीं था। वो लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। जब युद्ध देश की सीमा की ओर बढ़ रही थी तो लोग इसे देखकर डरे हुए थे, तब भी वह बेटी और दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ा। देखिए, जब युद्ध पूरे देश में छिड़ गया था, पूरे देश की सीमा की ओर युद्ध बढ़ रहा था, तो लोग इस चीज को देखकर डरे हुए थे, लेकिन भक्तिन जो थी ना, डरी नहीं। भक्तिन को जो बेटी और जो दामाद थे उनको बोल रहा था कि लेखिका के पास मत जाओ, लेकिन फिर भी भक्तिन वहां पर गई और लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए भी तैयार है। भक्तिन और लेखिका में एक अटूट संबंध है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, या फिर पीडीएफ से मतलब लिख लीजिएगा, यहां पर आप लोग समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देख लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? जिसका उत्तर होगा कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई है क्योंकि भक्तिन ग्रामीण परिवेश की विधवा स्त्री थी। मतलब देखिए, भक्तिन जो है ना भाई, एक ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाली एक स्त्री है। तो जो गांव वाले होते हैं उनका परिवेश भी गांव जैसा ही होता है। ऐसे भी तो गांव वाले को गंवार बोला जाता है, लेकिन गंवार गोली मारी गंवार नहीं, ठीक है। मतलब जिनका जैसा परिवेश रहेगा, जिनका जैसा रहन सहन खान पान रहेगा, वो भी वैसे ही बन जाता है। तो यहाँ पर भी जो मतलब भक्तिन है वो गांव के रहने वाली एक विधवा स्त्री थी, तो मतलब उसका पूरा का पूरा परिवेश भी गांव जैसा ही था। आगे देखिए, वह महादेवी वर्मा के घर में आने के बाद घर के सारे कामों को देहाती तरीके से करने लगी। भाई जिनको जैसा आता हो तो वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पर भक्तिन को देहाती तरीके से आता था, वो देहाती तरीके से करने लगा, देहाती नियम का पालन करने लगी। भक्तिन ने महादेवी वर्मा को ग्रामीण व्यंजन बनाना भी सिखाया। गांव वाले जो खाना खाते हैं, जिस प्रकार का खाना खाते हैं उस प्रकार का खाना मतलब यहाँ पर बनवाने सिखा दिया, जिससे महादेवी वर्मा को ग्रामीण तरीके से बनाए हुए भोजन करने की आदत हो गई। तो बस इसी प्रकार से यहाँ पे जो भक्तिन है ना, जब वो आ जाती है तो महादेवी वर्मा और अधिक देहाती हो जाती है। बस यही इसका मेन रीजन और कारण है। आगे बढ़े, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है भाई कि भक्तिन दुर्भाग्यशाली क्यों थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा
कि भक्तिन का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। देखिए पहला बात जो उसका लालन पालन हुआ था, पालन पोषण जो हुआ था, उनकी सौतेली माँ के द्वारा हुआ था। 5 वर्ष में ही उसका विवाह हो गया। देखिए जब 5 साल की थी तभी इसका विवाह हो गया। उसे लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई, जिस कारण सास और जेठानियों उनको ताना मारती थी। और लगातार उनका 3 ठो बेटी भी हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है भाई, जो सास है, जो जेठानी है, मतलब इसको ताना मारना शुरू कर देता है। इस कारण भक्तिन को दुर्भाग्यशाली कहा गया है। इसी के चलते भक्तिन को क्या बोला गया है, दुर्भाग्यशाली बोला गया है। आज का समाज केवल पुत्र चाहता है जो उसके वंश को चलाए। जाहिर सी बात है आजकल का जो समाज है केवल पुत्र चाहता है। आजकल भ्रूण हत्या हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस यही बात, यही इसका रीजन है और इसी के चलते यहाँ पर भक्तिन को दुर्भाग्यशाली बोला गया है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। अब आगे हमारा शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 12 यानी कि पार्ट 12। इस पार्ट का नाम है बाजार दर्शन और इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र शर्मा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोहजाल में फंस जाता है। देखिए कभी भी अगर मार्केट, हम अगर आप भी जाते होंगे, हम लोग भी जब मार्केट जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं ना, सामान को इस प्रकार से सजा कर रखते हैं कि मतलब मन करता है कि भाई ये सामान हम लोग ले ही लेंगे। तो वही बात है यहाँ पर क्या है कि बाजार का जब जादू चढ़ता है ना, तब लोगों को लगता है कि भाई जो भी सामान है उस चीज को खरीद लेंगे, उसके मोह जाल में फंस जाते हैं। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार से सजा कर रखते हैं कि भाई अगर जरूरत भी नहीं है उस सामान का तो उस सामान को खरीद लेते हैं। इस मोह जाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं भी खरीद लेता है, मतलब जो जरूरी का जो सामान नहीं है उसको भी खरीद लेते हैं। परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा ये तो उसके आराम में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है भाई, यही बात हो गया। यहाँ पर लोग देख सकते हैं, मतलब बाजार में जो दुकानदार होते हैं इस प्रकार से सामान को सजा कर रखते हैं कि जो भी ग्राहक होते हैं ना उसके जाल में फंस जाते हैं, उनके मोह जाल में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई हम ये सामान खरीदना है। अब सामान जरूरत का हो चाहे नहीं हो, लेकिन उस सामान को खरीद लेता है। उस टाइम तो नहीं पछताता है, लेकिन बाद में जब उसका जो बाजार का जो जादू है जब उसके सर से उतर जाता है तब उसको लगता है कि भाई ये हमने क्या खरीद दिया, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है या फिर ये मेरे काम का ही नहीं है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा हुई तो उसके आराम में बाधा डाल रही है। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए एक्चुअल में सब्जेक्टिव में क्या होगा भाई, आप लोग थोड़ा बहुत अगर किताब को भी पढ़ लेंगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर को एकदम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली जैसे बाजार में जो चीज होता है उस चीज को यहाँ पर बताना है। और ये वाला जो आंसर यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन आप, ये जो आंसर है ये आगे आप लोगों का बहुत ज्यादा काम आने वाला। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा दूंगा, देख लीजिए बहुत जगह पे आप लोगों का काम आएगा। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है, बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पाठ के आधार पर बाजार दर्शन का अभिप्राय उपभोक्ता और विक्रेता के संबंध से है। ठीक है, यानी कि जो दुकानदार है और जो कस्टमर है इन दोनों के बीच का रिलेशन से है। लेखक बाजार दर्शन पाठ में अपने 2 मित्र की बात बताता है कि उसका एक मित्र बाजार में एक सामान लेने जाता है, लेकिन लेकर बहुत कुछ ले आता है। बात को समझिए, मतलब उनका एक दोस्त होता है जो मात्र एक ही सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है, लेकिन बाजार जैसे क्या ना वह एक सामान के बजाय बहुत सारा सामान खरीद कर ले आता है। बाजार हमें आकर्षित करता है, हमें जो चीजें नहीं लेनी वह भी ले लेते हैं। लेखक अपने दूसरे मित्र की बात बताते हैं कि वह बाजार जाता है और खाली हाथ आ जाता है। तो भाई वही बात है ना। और देखिए ऊपर में मैंने आप लोगों का भी जो आंसर बताया उस आंसर को भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर सकते हैं। बाजार के बारे में जो चीज है, बाजार हमें आकर्षित करती है, इस प्रकार से दुकानदार वस्तुओं को सजा कर रखते हैं कि हमें लेना ही पड़ता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग उसको नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आदमी को बाजार का कौन सा पहलू आकर्षित करता है। तो पहला बात, बाजार में इस प्रकार से सामानों को रखा जाता है कि हम लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और यही जो आकर्षक है ये हमें आकर्षित करता है। आदमी को बाजार का आकर्षक पहलू आकर्षित करता है, जिससे आदमी ना चाहते हुए भी सामान खरीदने को मजबूर हो जाता है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है देख लीजिए, इसी चैप्टर का है। बाजार दर्शन में किस प्रकार के ग्राहकों की चर्चा है। तो देखिए भाई किस किस प्रकार के ग्राहकों की चर्चा है। पहला, वैसे ग्राहक जो उनका आवश्यकता भी नहीं है,
मतलब वो अनावश्यक वस्तुएं को खरीद लेते हैं, मतलब जो उनका जरूरत का नहीं है उस वस्तु को खरीद लेते हैं। दूसरा ग्राहक वैसे हैं जो मात्र क्या करते हैं, आवश्यकता के वस्तुओं को खरीदते हैं, मतलब जो उसका जरूरत का है उसी वस्तु को खरीदते हैं। तीसरा है आत्मसंतुष्ट वाला ग्राहक, मतलब ऐसा सामान खरीदा जिससे उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल गया, मन को संतुष्टि मिल गया। और एक ऐसा ग्राहक है जिसके आत्मा को संतुष्टि मिलता ही नहीं है, मतलब कुछ भी खरीद ले उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर देख लीजिए ये जो पार्ट इसमें इस प्रकार से मतलब ये निम्नलिखित ग्राहकों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें सर, आगे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ना, अभी मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन का आंसर बताया उसको भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत अंतर है तो आप लोग इधर उधर से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बाजार में एक जादू कैसा होता है, तो बाजार में एक जादू है, क्या जादू है? यह कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार ग्राहक को आकर्षित करता है, वह सुंदर ढंग से सजी चीजों को देखकर मनुष्य उनको खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार से सामानों को वहां पर रखा जाता है कि जो मनुष्य है ना वह उन वस्तुओं को, उन चीजों को खरीदने के लिए विवश हो जाता है। बाजार जाकर वे जो अच्छा लगता है उसे खरीद लेते हैं, यह नहीं देखते कि उनको उसकी जरूरत है या नहीं। मतलब कोई सामान देखा कि चलो भाई ये अच्छा लग गया, अब जरूरत का हो चाहे नहीं हो लेकिन फिर भी वो उस सामान को खरीद लेता है। वे फिजूल खर्च करते हैं, मतलब बिना फोड़ का खर्चा करता है। परंतु जब ये जादू उतरता है तो उसे, ठीक है, जब ये जादू उतर जाता है तो उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी उल्टा हुए तो उसके आराम में बाधा डाल रही है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो एक आंसर है ना इसी आंसर को हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, और देख लीजिए किस प्रकार से आप लोगों को यूज करना है। तो कंप्लीट यहाँ पर बाजार के बारे में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा है। इसका उत्तर होगा कि बाजार में दुकानदार अपनी दुकान में माल ऐसा सजा सजा कर रखता है कि व्यक्ति उसमें फंसे बिना नहीं रह पाता, इसलिए लेखक के मित्र ने उसे शैतान का जाल कहा है। बात क्लियर, बात समझ में आया? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जो लेखक का जो मित्र है वह बाजार को शैतान का जाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाजार में जो दुकानदार होते हैं वे क्या करते हैं, वस्तुओं को इस प्रकार से सजा सजा कर रखते हैं कि लोग उस वस्तु को, उस सामान को खरीदने के लिए एकदम विवश हो जाते हैं, उनको खरीदना ही पड़ता है, उनका मन एकदम ललचा जाता है। इसीलिए यहाँ पर लेखक का जो मित्र है उसने बाजार को शैतान का जाल बोला है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। एक ही चीज का जो मतलब है ना, एक ही कंसेप्ट जो है यहाँ पर, एक ही जो कंसेप्ट है हमारा बाजार वाला, उसी चीज को यहाँ पर घुमा घुमा कर आंसर यहाँ पर लिखा जा रहा है। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों को भी यहाँ से एक आइडिया मिल जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 चैप्टर अभी तक हमारा खत्म हो गया, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा पार्ट 13। क्या नाम है चैप्टर का? पार्ट 13। चैप्टर का नाम है काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। ठीक है, तो काले मेघा पानी दे, इसके लेखक का नाम हो गया धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती। चलिए भाई अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन देख लिया जाए। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में गुड़धानी का अर्थ है अनाज से। गुड़धानी का मतलब यहाँ पर किससे है? तो अनाज से है। बच्चे मेघों से पानी की मांग भी करते हैं, इसका कारण यह है कि बारिश से प्यास तो बुझती है पर पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, अतः वे वर्षा के साथ यानी कि पानी के साथ गुड़धानी यानी कि अनाज की भी मांग करते हैं। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पानी से तो पेट भरेगा नहीं, केवल पानी से प्यास बुझेगा, इसलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वे पानी के साथ साथ गुड़धानी यानी कि अनाज का भी मांग करते हैं। आगे चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। ठीक है, और देख लीजिए जीजी और इंद्रसेना और ये पानी फेंकने वाला कहीं पर भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाए, ठीक है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए, जीजी पानी वाला इंद्रसेना इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन आए, यही आंसर आप लोगों को चिपका देना है। ठीक है, यही आंसर लिख देना है कि क्वेश्चन को थोड़ा इन लोग घुमा सकता है, लेकिन आपको आंसर वही लिखना है जो आप पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो निम्नलिखित है। पहला क्या बोलता है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मेरा क्लास 12th में एकदम 400 नंबर आ जाए, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कोई मन्नत मांग लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात बोला जा रहा है कि कोई भी चीज पाने के लिए पहले भाई कुछ चढ़ावा यहाँ पर देना होता है। इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए पानी देंगे। उनके कहने का तात्पर्य कि इंद्र को अगर हम लोग अर्घ्य के रूप में अगर उनको पानी अर्पण करेंगे तभी हमें वर्षा मिलेगा। जिस वस्तु की अधिक जरूरत है उसके दान से ही फल मिलता है, पानी की भी यही स्थिति है, ये इनका कहने का तात्पर्य है। फिर आगे देख लीजिए सर, आगे यहाँ पर अगला जो पॉइंट है क्या है,
जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूं मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। ये इनके कहने का तात्पर्य है। नोट करते चलिए, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने के बाद क्यों मुखरित हुई है? तो इसका उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जो गर्मी वाला जो दिन होता है ना, जो अभी आने वाला है, तो ग्रीष्म ऋतु की असहनीय लू में प्रकृति का प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ पौधे व्याकुल हो जाते हैं। देखिए, असहनीय लू मतलब जिसको हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं, इससे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे मानव जितने भी हैं सब व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें जी भरकर पानी नहीं मिल पाता, जिसके चलते उन्हें प्यासे ही रहना पड़ता है। इसलिए इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात कही गई है। इसको भाई नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि समय पर वर्षा न होने से गांववासी कौन कौन से उपाय करते थे। देख लीजिए भाई, समय पर वर्षा नहीं होने से गांववासी क्या क्या उपाय करते थे, यहाँ पर एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। इसका उत्तर हो जाएगा कि समय पर वर्षा न होने से गांववासी ने इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया, कथा कीर्तन किया, रात्रि जागरण किया, ये सब काम किया। इन सब उपायों के बाद भी वर्षा नहीं हुई तो इंद्र सेना आकर इंद्र देवता से जल वर्षण की प्रार्थना करती थी। तो ये पूरा आंसर को आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 खत्म हो जाता है, शुरू होता है चैप्टर नंबर 14 यानी कि 14। ठीक है, इसका नाम है पहलवान की ढोलक और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो चलिए भाई एक एक करके हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है भाई, पढ़िएगा ना मूड बन जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन और साथ ही साथ आंसर। और एक आंसर आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर में चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? देखिए, गांव में महामारी पूरी तरीके से फैल चुका था और इनका जो बेटा था, इनके बेटे का भी मृत्यु हो चुका था, लेकिन फिर भी ये ढोल बजा रहा था। क्यों बजा रहा था बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा ताकि वह अपनी हिम्मत न टूटने का पता लोगों को दे सके। मतलब लोगों को लगे कि भाई देखो इनका बेटा मर गया है, तब भी ये नहीं टूटा है, इसका हिम्मत अभी भी बरकरार है, हिम्मत नहीं टूटा है, इसीलिए वह ढोल बजा रहा था। साथ ही भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव वालों को मौत से लड़ने की ताकत मिले, इसलिए लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। मतलब उनको लगता था कि जिस प्रकार से अभी भूख है, जिस प्रकार से महामारी उनके गांव में फैल गया था, तो उनको लग रहा था कि अगर मैं ढोल बजाऊंगा तो सभी को साहस मिलेगा, सभी को ताकत मिलेगा, कोई मतलब उतना पैनिक नहीं होगा, इसलिए चलो भाई ढोल बजाया जाए, इसलिए वो ढोल बजा रहा था। और ढोल बजाने के साथ साथ देखिए मैंने आपको क्या बताया कि उनके बेटों का भी देहांत हो चुका था, तो लोगों को लगता कि भाई इनका बेटा का देहांत हो चुका है, देखो मतलब क्या कर रहा है, पूरा सैड है, तो वो खुद ढोल बजा रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई ये देखो इनका बेटा इनका मर गया, लेकिन फिर भी इसका कुछ भी गम नहीं है, तो हम लोग भी क्यों रोएं, चलो ना डट कर इसका सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बात बोला गया है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखिए भाई, लुट्टन के जीवन में जो परिवर्तन आया था ना, यहाँ पर हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो परिवर्तन आया, लुट्टन जब मतलब छोटा था ना, तो उसी टाइम उनके माता पिता का देहांत हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका सौभाग्यवश शादी हो जाता है और उनका जो पालन पोषण है उसके विधवा सास ने किया। उनका जो सास होता है विधवा सास, वही उसका पालन पोषण करते हैं। बचपन में वो गाय चराता तथा गाय का ताजा दूध पीता था और कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तकलीफ देते थे, उन लोगों से बदला लेने के लिए ही लुट्टन कसरत करता था और पहलवान बनना चाहता था। जो मतलब उनका सास था ना लुट्टन पहलवान का, तो उनके लुट्टन पहलवान के सास को गांव वाले बहुत मतलब कष्ट देते थे, तकलीफ देते थे, इसलिए लुट्टन मन ही मन ठान लिया था कि मैं ही पहलवान बनूंगा और सबसे बदला लूंगा। अगला पॉइंट क्या है कि वह बिना गुरु के कुश्ती सीखता। ढोलक को वह अपना गुरु मान लिया था। देखिए, उनका कुश्ती सीखने के लिए कोई गुरु नहीं था, बल्कि वह अपने ढोलक को ही अपना गुरु मान लिया था। ढोलक बजाता था और उसी प्रकार से वह कुश्ती मतलब करता था। पत्नी की मृत्यु का दुख सहना और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना। पहला बात, उनकी पत्नी का भी मतलब मौत हो जाता है, फिर अपने 2 जो छोटा छोटा बच्चा है उनको भी संभालता है। गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाना, उसका यह भी काम था कि गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाएंगे। अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख को सहना, फिर उनके जो 2 बेटे होते हैं
दोनों बेटे मर जाते हैं, ये भी उनको एक दुख सहना पड़ता है। महामारी के समय अपने ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार करना। जब महामारी चारों तरफ फैल जाते हैं, लोग मर रहे हैं, तो उस टाइम वो ढोलक के द्वारा लोगों को मतलब हिम्मत दे रहे थे, मतलब जीने का एक जरिया बता रहे थे, उनमें उत्साह का संचार कर रहे थे। आगे बढ़िए सर, आगे चलिए। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के क्या अंतर होता था। इसका उत्तर होगा महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त में बड़ा अंतर होता था। क्या अंतर होता था देखिए, सूर्योदय के समय लोग चाहे कितने दुखी क्यों ना हो, मृत्यु का भय उन्हें क्यों ना सता रहा हो, लेकिन ठीक है, मतलब देखिए भाई चारों तरफ महामारी है तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में दुख होगा, चारों तरफ मृत्यु का भय होगा। जैसे भी कोरोना महामारी जब फैला था तो लोगों के मन में भय था कि कब कौन मर जाएगा, कब किनका क्या हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर महामारी फैला तो लोगों को यहाँ पर लोग कितने भी दुखी क्यों ना थे, लोगों को मरने का भय कितना भी क्यों ना था, लेकिन जब सूर्योदय होता था तो उस टाइम वे एक दूसरे से बातचीत करते थे। इस हाहाकार में वे एक दूसरे को सहानुभूति देते थे तथा मदद करते थे। देखिए चारों तरफ हाहाकार, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी सहानुभूति देने का काम, मदद करने का काम यहाँ पर होता था। जब सूर्योदय होता था उस टाइम गांव में चहल पहल दिखाई देती थी, परंतु सूर्यास्त होते ही सारा दृश्य बदल जाता था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे और जैसे ही सूर्यास्त होता था तो लोग और घर से नहीं निकलते थे, सब कोई अपने घर में दुबक कर बैठ जाते थे। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है। पहलवान की चित पड़ी लाश देखकर गांव वालों ने क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा कि पहलवान की चित पड़ी लाश देखकर गांव के शिष्य ने कहा कि गुरु ने कहा था उसकी मौत के बाद उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए। मतलब उनका कहने का मतलब तात्पर्य कि जब वो मरेगा ना तो उनको चिता पर जब लेटाएंगे, पेट के बल पे लेटाएंगे, क्योंकि वो कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोल बजाते रहना। इस प्रकार पहलवान के अंत के साथ कहानी का अंत हो जाता है। बात समझिए, यहाँ पर जैसे पहलवान जो है मतलब पहले ही बोल के गया था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे पेट के बल पे लिटाना और जब उसमें आग जलाएगा तब तुम लोग ढोल बजाते रहना। तो गाँव वालों ने भी वैसे ही मतलब किया और उसी प्रकार से गाँव वाले बोल रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई, देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो भाई वही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, जो हर एक चीज को आप लोग लिंक कर करके लिखते चलिए। देखिए क्या है इसका आंसर, वही वाला जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। ढोलक की आवाज सुनकर लोगों को प्रेरणा तथा सहानुभूति मिलती थी। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा ताकि वह अपनी हिम्मत न टूटने का पता लोगों को दे सके। मतलब लोगों को लगे कि भाई उनका हिम्मत नहीं टूटा है। साथ ही भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव वालों को मौत से लड़ने की ताकत मिले, इसलिए लुट्टन पहलवान ढोल बजाता था। तो भाई ढोल बजाने का यही कारण है कि लोगों में प्रेरणा मिले, लोगों को सहानुभूति मिले, लोगों को एक साहस मिले, ताकत मिले, जीने का मतलब तरीका मिले। लुट्टन पहलवान भी ढोलक बजाया। क्यों बजाया? क्योंकि उनके 2 बेटे का मृत्यु हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को लगा भाई देखो इनका 2 बेटे का मृत्यु हो गया, लेकिन फिर भी इनके मन में कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द दुख नहीं है, इनका हिम्मत देखो। तो लोग भी बस उसी प्रकार से हिम्मत करने लगे। वही सब चीज को आप लोगों को यहाँ पर घुमा घुमा के लिख देना, कोई आप लोग को अलग से कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लुट्टन की विजय का आधार क्या था। तो लुट्टन की विजय का आधार ढोल था। लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, वह ढोल की आवाज पर ही पहलवान बना। ढोल की आवाज का प्रताप ही उनके सफलता का आधार था। बस हो गया। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर नंबर 15। इसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और इसके लेखक का नाम है विष्णु खरे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है भाई, देख लीजिए। ये भी मजेदार वाला चैप्टर है। एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है यहाँ पर कि चार्ली अपने ऊपर सबसे ज्यादा कब हंसता है। जो चार्ली है वो अपने ऊपर हंसता है, कब हंसता है देख लीजिए। इसका उत्तर होगा कि चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर तब हंसता है जब वह अपने आप को स्वाभिमानी, आत्मविश्वास से पूर्ण, सफलता, सभ्यता, संस्कृति की प्रतिमूर्ति मानता है। जब वो स्वयं को दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध तथा श्रेष्ठ समझता है तब भी वह अपने पर हंसता है। तो बस यही हंसने का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की क्या है जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड कहीं पर भी आप लोगों को ये जो चैप्टर वाले जितने भी क्वेश्चंस में आप लोगों को मिलेगा, यही आंसर आपको चिपका देना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है भाई इसका आंसर। इसका उत्तर होगा कि चार्ली को जीवन के प्रारंभ में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मतलब चार्ली जब स्टार्टिंग टाइम में, जब वो बचपन में था तब बहुत ज्यादा उसको भाई दिक्कत हुआ। वह तलाकशुदा और दूसरे दर्जे की अभिनेत्री का पुत्र था। मतलब
उनकी जो माँ थी एक अभिनेत्री थी, दूसरे दर्जे की थी भाई, जो सेकंड टाइप की जो होती है, ठीक है। और यहाँ पर वो तलाकशुदा भी थी, मतलब तलाक दे चुके थे उनके पति। उसे अपने जीवन में निर्धनता और माँ के पागलपन से संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। उनको जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा। एक तो भाई निर्धनता, गरीबी तो है, ये है, ऊपर से उसके माँ का पागलपन, उसे समाज में बेइज्जत भी होना पड़ा, उसे समाज में बेइज्जत भी, बहुत बार बेइज्जत भी होना पड़ा। परंतु चार्ली ने कभी हार नहीं माना, जिस कारण समाज में उसे एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। वो कभी भी जिंदगी में हार नहीं माना, इसलिए उसको बाद में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को संपन्न बनाया। ये हो जाएगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन भी सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग कर लीजिए अच्छे तरीके से। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा? इसका उत्तर होगा कि चार्ली चैपलिन अपने समय के ऐसे कलाकार थे जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मतलब जिस टाइम चार्ली चैपलिन थे भाई, उस टाइम के वो ऐसे कलाकार थे ना, उसका जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। यह उनके महानता का सूचक है कि इतने वर्षों में भी लोग उन्हें देखना और उनके बारे में जानना पसंद करते हैं। एक सदी बीत जाने पर भी लोग उनके बारे में कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। अब भी ऐसा बहुत कुछ है जो उनके बारे में कहने के लिए लोगों को विवश करता है। उनके ऐसे कार्य के बारे में बीते वर्षों में और बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई है जो किसी को नहीं थी। मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारी मिला जो किसी को पहले पता ही नहीं था। इनके विषय में जांच पड़ताल की जाएगी, इसलिए लेखक ने कहा कि आने वाले 50 वर्षों तक उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चार्ली कौन थे, वे लोकप्रिय कैसे बने? आप लोगों को बताना भाई, चार्ली कौन थे और ये लोकप्रिय कैसे बने थे, ये चीज आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चार्ली हॉलीवुड फिल्मी जगत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे। मतलब ये कॉमेडियन थे। एक्चुअल में बोला जाए तो चार्ली जो थे हॉलीवुड फिल्म के कॉमेडियन एक्टर थे। दर्शक उसके किरदार में कभी खुद को देखता है तो कभी अपने किसी परिचित को देखता है। वो अपनी कलाकारी से हंसने हंसाने की कला को दर्शकों के सामने पेश करने के कारण लोकप्रिय बन गया। क्यों लोकप्रिय बना भाई, क्यों पॉपुलर हुआ, आप लोग पता चल गया, वायरल हुआ था काहे, ठीक है। तो हमारे प्यार गोरी वायरल भय गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो यहाँ पर पार्ट हमारा शुरू हो जाता है, पार्ट नंबर 16, जिसका नाम है नमक, और इसके लेखक का नाम है रजिया सज्जाद जहीर, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? देखिए द्वंद्व को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब आएगा ही आएगा भाई, एकदम फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा देख लीजिए। उसके मन में जो जो चीज उड़ रहा था एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह उसे किस प्रकार लखनऊ ले जाकर सिख बीबी को दे। वह उसे छुपा कर ले जाए या फिर सीमा पर तैनात कस्टम अधिकारियों को दिखा कर ले जाए। वो कंफ्यूजन में था कि छिपा कर ले जाएं या फिर दिखा कर ले जाएं। इसके साथ ही वह सोचने लगे कि यदि कस्टम अधिकारी उसे वह नमक नहीं ले जाने देंगे तो उसने अपनी माँ से जो वायदा किया था उसका क्या होगा। मतलब वो सोचा कि अगर कस्टम अधिकारी को दिखा देते हैं, अगर कस्टम अधिकारी उस नमक को नहीं ले जाने देगा तो भाई जो हमने जो कसम खाया है अपनी माँ से, वो कसम का क्या होगा। लेकिन उसने सोचा कि वह जान देकर भी अपने किए गए वायदे को निभाएगी। मतलब उसने तय कर लिया कि भाई मेरा जान क्यों नहीं चल जाए, लेकिन मैंने जो कसम खाया है उसको मैं जरूर से जरूर निभाऊंगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है क्या है भाई, अपना परिचय देकर सिख बीबी ने क्या फरमाइश की थी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि अपना परिचय देकर सिख बीबी ने क्या फरमाइश की थी। इसका उत्तर हो जाएगा कि अपना परिचय देकर सिख बीबी ने थोड़ा सा लाहौरी नमक लाने की फरमाइश की थी। मतलब उनको थोड़ा सा नमक चाहिए था, लाहौरी नमक थोड़ा सा चाहिए था, बस इसी चीज का वो फरमाइश किया था। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्या है भाई, देख लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, क्योंकि सफिया की बातों ने उन्हें अपना वतन याद दिला दिया था। देखिए मतलब जो ऑफिसर थे ना, वो एकदम निचली सीढ़ी पे मतलब खड़े थे, लेकिन जब वहां से सफिया पार हो रही थी तो वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। इसलिए खड़ा था क्योंकि सफिया ने उन्हें अपने वतन के बारे में याद दिला दिया था। सफिया को जाते देख ऑफिसर को लग रहा था कि वे भी अपना वतन जा रहे हैं। सफिया उनके वतन की यादों के रूप में उनके साथ जा रही थी, अतः उसे जाता हुआ देखकर वे चुपचाप सिर झुकाए खड़े हुए थे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लीजिए सर।
अगला क्वेश्चन है कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। तो इसका उत्तर होगा कि सफिया के भाई पुलिस अफसर थे। ठीक है, ये पूर्ण विराम है। क्या थे वो? पुलिस अफसर थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान से लाहौरी नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले इसे नहीं ले जाने देंगे, साथ ही हमारी बदनामी होगी, इसलिए सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। तो ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है पार्ट 17 और इस चैप्टर का नाम है शिरीष के फूल और इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऐसा आंसर होगा ना जो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में चिपका सकते हैं। शिरीष के फूल के बारे में यहाँ पर है, तो जो भी जहाँ भी आप लोग चाहिए इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी देख लीजिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमारा उसमें लगभग सेम टाइप का आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब पृथ्वी आग के समान तप रही होती है तब भी शिरीष का वृक्ष कोमल फूलों से लदा हुआ रहता है। देखिए गर्मी के दिन में भाई चारों तरफ लू चलता है, इतना गर्मी लगता है कि पूरा पृथ्वी तप जाता है, लेकिन इस समय भी जो शिरीष का जो वृक्ष है वह उसमें क्या है, फूल से मतलब वह वृक्ष लदा हुआ है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, उसमें फूल लंबे समय तक खिला रहता है। इसी तरह जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना आए, मनुष्य को उस पर जीत हासिल करनी चाहिए। उसे चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मारकाट, लूटपाट और खून खराबा से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे स्थिर और शांत रहते हुए मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग देख लीजिए, शिरीष का जो फूल है भाई वह गर्मी के दिनों में भी उसमें एकदम पूरे तरीके से एकदम फूलों से वह लदा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो फूल है बहुत लंबे समय तक रहता है, चाहे गर्मी, धूप, बरसात, आंधी, लू कुछ भी आए, कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से हमें मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे कितने भी भ्रष्टाचारी हो, अत्याचारी हो, मारकाट हो, लूटपाट हो, खून खराबा हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें स्थिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और हमारा जो टारगेट है भाई उसको अचीव करना चाहिए, उसको मतलब लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि लेखक शिरीष के फूल से क्यों आकर्षित हुआ। तो इसका उत्तर होगा जेठ। जेठ मतलब ज्येष्ठ, यानी ज्येष्ठ का महीना था। लेखक वृक्षों के नीचे बैठा था, वहां उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक वृक्ष थे। ऐसी स्थिति में वो सोचने लगा कि इस भयंकर गर्मी में जब पृथ्वी अग्नि से तप रही है, चारों ओर गर्म हवाएं चल रही है, ठीक है, तब भी यह शिरीष फूल रहा है। ठीक है, तभी मतलब ये जो शिरीष है इसमें बहुत फूल इसमें लगा हुआ है। इसी विशेषता के कारण लेखक का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। मतलब गर्मी के दिन में भाई क्या होता है, चारों तरफ लू चलता है, गर्मी देता है, पूरे पृथ्वी हमारा गर्मी से तपता है। लेकिन उस टाइम देखा जब वो बैठा था ना पेड़ के नीचे, तो देखा कि शिरीष का जो यहाँ पर पौधा है इसमें देखा कि भाई फूल एकदम अच्छी तरीके से लगा हुआ है, तो बस इसीलिए उसका जो ध्यान है उस शिरीष के फूल की ओर मतलब आकर्षित हो गया। इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन है भाई देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने शिरीष को कालजयी अवधूत मतलब क्या हो गया, सन्यासी क्यों माना है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक शिरीष को अवधूत मानते हैं क्योंकि सन्यासी की भांति वह सुख दुख की चिंता नहीं करता। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है वह तब भी कोमल फूलों से लदा लहलाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। मैंने आप लोगों को ऊपर में जो भी चीज बताया भाई वही सब चीज यहाँ पर घुमा कर फिरा कर लिखा गया था। आप लोग भी घुमा फिरा कर वही सब चीज को लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब है कि जो गांधी जी है ना उसमें दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है, कोमल का भी और कठोर का भी। कोमल का गुण जिस हिसाब से आपको पता होगा कि जो महात्मा गांधी है सत्य, अहिंसा, प्रेम के पुजारी है। और अब जानिए एक चीज कि सत्य पे अडिग रहना बहुत ही नामुमकिन है अगर एक्चुअल में बोला जाए तो। ऐसा स्थिति आ जाता है ना कि भाई हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। तो ये जो चीज है ना, जिस प्रकार से वो अडिग रहा, ये कठोरता हो गया, और उसके अंदर का जो बिहेवियर है वह कोमल हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए कि लेखक ने बताया है कि गांधी जी कोमल और कठोर दोनों गुण के हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, प्रेम, अहिंसा जैसे भावों को अपने जीवन का आधार बनाया। ठीक है, वह सत्य के, प्रेम के, अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने इनके पालन में कठोरता से काम किया। अब इनका पालन भाई देखिए, ये सब चीज जो करते थे, उनके जीवन का जो टारगेट था, सत्य, प्रेम, अहिंसा के जो पुजारी थे, ये तो कोमल भाव हो गया। लेकिन इस चीज को पालन करना,
एक कठोर भाव है, एक कठोर काम है। ये तीनों भाव जितने कोमल है उनके पालन के लिए उतना ही कठोर अनुशासन अपनाना पड़ता है। जहां आप इससे हटे, आपके कोमल भाव समाप्त हो जाते हैं। एक मनुष्य सारे जीवन भर सत्य का आचरण करे, यह संभव नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति आएगा जहां पर हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। उसे परिस्थिति असत्य बोलने के लिए विवश कर देती है, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और दूसरी ओर जहां कदम कदम पर मनुष्य हिंसक हो जाता है, वहां पर अहिंसा का पालन करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां लोगों में दूसरे के प्रति प्रेम भाव की कमी है, वहां भी लोगों से प्रेम करना असंभव सा प्रतीक होता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास देख लीजिए क्या है कि लेखक ने गांधी और सीरीज की तुलना क्यों की। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में जो भी आंसर बताया आंसर उसी से लिंक्ड हर एक आंसर हमारा लगभग है। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने गांधी और सीरीज की तुलना की है क्योंकि लेखक कहते हैं सीरीज से महात्मा गांधी की याद आती है। जिस प्रकार सीरीज बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू सीरीज को प्रभावित नहीं करता, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी भी मारकाट, लूटपाट, खून खराबा इत्यादि के बीच स्थिर थे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारा शुरू होता है हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 18 यानी कि पार्ट 18, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है। क्या वह स्थिति आज भी है? मतलब ये जो जाति प्रथा है ना भाई, इससे क्या हो रहा है, समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का एक कारण बन रहा है। क्या ये आज भी है, ये चीज आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण भी बनती रही है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता है। बात समझे, भारत में अभी भी जाति प्रथा है। इससे क्या हो रहा है, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ रहा है। जाति प्रथा में क्या होता है कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता है। इसमें व्यक्ति का जो मतलब रुचि है, जो इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ नहीं देखा जाता, उसका योग्यता, कुशलता, ये सब नहीं देखा जाता है। इस कारण भुखमरी की स्थिति आ जाती है। इसके अतिरिक्त संकट के समय भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अब किसी संकट में कोई होगा तब भी वो अपने पेशे, अपने काम को नहीं बदल सकता है। भारतीय समाज पैतृक पेशा अपनाने पर ही जोर देता था। उद्योग धंधों की विकास प्रक्रिया और तकनीक के कारण कुछ व्यवसायी रोजगारहीन हो जाते थे। अतः यदि वह व्यवसाय न बदला जाए तो बेरोजगारी बढ़ती है। आज भारत की स्थिति बदल रही है। आज लोग अपनी जाति से अलग पेशा अपना रहे हैं। ठीक है, मतलब देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मान के चलिए नाई है। ठीक है, अब नाई का काम क्या भाई, उस मतलब लोगों का दाढ़ी बनाएगा, शेविंग वगैरह करेगा, बाल उल काटेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको वहां से कम मतलब इनकम मिले तो वो बाहर जाके कोई काम भी कर सकता है। तो वही सब चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग जिस जाति से है, आपका जो पेशा है आपको वही करना है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और इसका एक ही आंसर होगा कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जाति प्रथा के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा कि अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर भाई एक एक करके यहाँ पर क्या क्या तर्क दिया गया है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या है कि जाति प्रथा श्रम का ही विभाजन नहीं करती बल्कि यह श्रमिक को भी बांट देती है। देखिए जाति प्रथा मतलब क्या, जाति में जो भेदभाव है ये केवल श्रम का विभाजन नहीं करता बल्कि श्रमिक जो लेबर है ना उनका भी विभाजन कर देते हैं। अंबेडकर जी के अनुसार एक सभ्य, देखिए जो भीमराव अंबेडकर है उनका कहना है कि अंबेडकर जी के अनुसार एक सभ्य समाज में इस प्रकार का विभाजन सही नहीं है, इसे मान्य नहीं कहा जा सकता। मतलब इसको मतलब मत मानिए, मानने के लिए यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। अगला पॉइंट है कि जाति प्रथा में श्रम का जो विभाजन किया गया है वह व्यक्ति की रुचि को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखे होंगे जैसे यहाँ पे जाति प्रथा में क्या होता है, आपका इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो आपको काम करना पड़ेगा। आप नाई है मतलब आपको दाढ़ी बाल बनाना ही पड़ेगा, आपको दूसरा कुछ काम और करने नहीं दिया जाएगा। उनके अनुसार जाति प्रथा में यह गलत सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है कि किसी अन्य व्यक्ति की रुचि, योग्यता तथा क्षमता को अनदेखा कर उसके लिए जीविका के साधन को किसी और व्यक्ति द्वारा निर्धारित करना। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर कोई मतलब दूसरा कोई अगर निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और यहाँ पर आपके इंटरेस्ट को, आपकी योग्यता को, क्वालिफिकेशन को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को नहीं देखा जाता है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये यहाँ पर क्या है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ये ऐसा बोला जा रहा है।
इसके बाद हमारा जो अगला जो पॉइंट है आप लोग देख लीजिए क्या है कि जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण एक मनुष्य को जीवन भर के लिए दे दिया जाता है, फिर चाहे वह पेशा मनुष्य की व्यक्तिगत जरूरत पूरी ना करता हो, इसका परिणाम यह होता है कि उस मनुष्य को घोर गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपका किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप उस काम को करेंगे तो आप कभी भी सही से कर नहीं पाएंगे। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत क्यों मानते थे? इसका उत्तर होगा कि अंबेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है इस देश में, ठीक है, यहाँ पर समता का अधिकार बोला जा रहा है, यानी समता का अधिकार मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में है उसको अपना जो उनका जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको विकास करने का पूरी अधिकार है। हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, ठीक है, समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अंबेडकर का कहना था कि हमें सभी के साथ समता का व्यवहार रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या कुल से संबंध रखता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता मतलब यहाँ पर क्या है देख लीजिए। तो लेखक के आधार पर दास्ता की व्यापक परिभाषा, किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार न होना, मतलब आप क्या काम करोगे या आप खुद डिसाइड नहीं करते हो, बल्कि आपके जो मतलब लोग हैं वो जाति के आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर करेंगे। इस तरह आमुक व्यक्ति को हम दास्ता में बांध कर रख देते हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ भी ऐसा होगा उस व्यक्ति को हम लोग दास्ता में बंद कर रख देते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे, कार्य तथा कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति को भी दास्ता कहा जाता है। जैसे मान के चलिए आप नाई है, ठीक है, आपको यहाँ पर आपको बाल काटने में, दाढ़ी काटने में अच्छा नहीं लगता है, आपको मतलब लगता है कि भाई हम बाहर जाके काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, भाई तुम नाई हो, बाहर में जाके काम तुमको करना नहीं है, तुमको मतलब यही बाल और दाढ़ी काटना है। तो ये जो चीज़ है इसी को दास्ता बोला जाएगा। स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के पेशे, कार्य तथा कर्तव्य को निर्धारित करे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर ये हमारा वन शॉट वीडियो था। वीडियो का लेंथ भले थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ को बता दिया। इसके बाद आगे हमारा और वन शॉट का वीडियो आएगा, जहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ को बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।